हेलो, नमस्कार, जय जोहार आप सभी को। मैं हूँ विनीता और इस वीडियो में हम पंचायती राज का एक टॉपिक देखेंगे, पंचायतों में आरक्षण, है ना? तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थ्योरी इसमें कराऊँ और साथ ही के साथ इसके लास्ट में वीडियो में थ्योरी के बाद एमसीक्यू भी इसी में करेंगे। तो ये मेरा दरअसल फोटे नहीं है ना? पंचायती राज, बट फिर भी मैं जितना समझती हूँ अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि उसको सरल शब्दों में आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलतियां अगर मुझसे हो रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। चलिए हम थोड़ा शुरुआत करते हैं, तो जूम कर देती हूँ इसको मैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिख पाए। ठीक। पंचायतों में आरक्षण। पंचायतों में आरक्षण कहाँ पे लिखा हुआ है? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन, उसके अनुच्छेद 243 के डी में लिखा हुआ है पंचायतों में आरक्षण। तो ये क्या है? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कलेक्टर के बारे में, कि कलेक्टर क्या करता है, उसके काम क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत में वार्ड या जनपद या जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण के लिए विहित प्राधिकारी कलेक्टर होता है। मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों में आरक्षण तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कलेक्टर की होती है। मतलब ये है कि कौन सा वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, या महिलाओं के लिए, है ना, एससी एसटी और फीमेल। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, जाति और फीमेल, इनके लिए कौन सा वार्ड आरक्षित होगा, इसका निर्णय कौन करता है? कलेक्टर करता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे लाट पद्धति। लाट पद्धति क्या है? यहाँ पे वार्ड या निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण लाट पद्धति से चक्रानुक्रम 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए कलेक्टर द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा ये कहा गया है कि किसी भी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का जो आरक्षण है वो लॉट पद्धति द्वारा किया जाएगा, है ना? और लॉट पद्धति का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि वार्डों का जो चुनाव है वो रैंडम तरीके से किया जाएगा, यानी कि किया जाता है ना? जैसे कि एक वार्ड को लगातार 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, अगला है आरक्षण मुक्त। आरक्षण मुक्त यहाँ पे क्या कहा गया है? यदि किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित वर्ग की आबादी नहीं है, तो उस वर्ग के आरक्षण से अ, वह वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र मुक्त रखा जाएगा। मतलब किसी वार्ड में अगर किसी वार्ड में किसी भी आरक्षित वर्ग, जैसे कि एससी या एसटी, है ना, एससी या एसटी की आबादी नहीं है, तो उसे आरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। उसे मतलब वहां पे ऐसा कोई आरक्षण नहीं होगा, यानी कि उस वार्ड में सभी वर्गों के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है मतलब। ठीक है, और अगला यहाँ पे कहा गया है, आरक्षण का चक्रानुक्रम में आवंटन करने हेतु विविध अधिकारी निम्नानुसार है। मतलब आरक्षण से जुड़ी हुई जितनी भी जो भी आवंटन होगा, है ना, शिकायत हो गया या परिवर्तन हो गया, है ना, उसको लागू करने के लिए अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। तो कौन से स्तर पर कौन सा अधिकारी होगा, ये यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत में सरपंच अधिकारी होगा, अ, है ना, और जनपद पंचायत के लेवल पर जनपद पंचायत अध्यक्ष होगा, और जिला पंचायत लेवल पर जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। और इसके बाद यहाँ पे इन जितने भी मामले हैं, है ना, उन सभी मामलों को अंत में कौन देख रेख करेगा, है ना? ग्राम पंचायत लेवल पर कलेक्टर, और उसके बाद फिर जनपद पंचायत लेवल पर कलेक्टर या उसी को अतिरिक्त कलेक्टर या उसके अलावा अतिरिक्त कलेक्टर, और फिर जिला पंचायत लेवल पर अंत में संचालक, कहाँ का? पंचायत का। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे आवंटन होता है। मतलब आरक्षण तय करने वाले जो हैं ये अधिकारी होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे आरक्षण का आधार। आरक्षण का आधार यहाँ पे दिया हुआ है महिलाओं को आरक्षण यहाँ पे दिया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रावधान था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में महिलाओं के लिए 50%
स्थान सभी वर्गों में आरक्षित होंगे। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि 73वां संविधान संशोधन जो था, है ना, इसके तहत पंचायतों में महिलाओं को पहले 33% का आरक्षण था, और अब जो है पंचायती राज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम तो 1993 के तहत यहाँ पे 50% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, वो सभी वर्गों में। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो अब जो पंचायत चुनाव में आधे से आधा स्थान जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। और अगला यहाँ पे कहा गया है एससी के बारे में, है ना, अनुसूचित जाति का आरक्षण। अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। तो जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, क्लियरली कहा गया है यहाँ पे कि अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात पे, है ना, उनको उनका जो है आरक्षण तय होगा। यानी कि यदि किसी क्षेत्र में एससी की अधिक संख्या है तो वहां पे अ, अधिक सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित होगी। वैसे ही सेम एज इट इज, है ना, एसटी के लिए भी कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही कहा गया है कि मतलब जिस क्षेत्र में एसटी की संख्या अधिक होती है वहां ज्यादा सीटें जो है वो एसटी के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार, मतलब अ, मतलब उसके अनुसार ओबीसी को आरक्षण, एससी एसटी की जनसंख्या आरक्षण 50% से कम, तो ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अधिकतम कितना? 50%। यदि एसटी और एससी दोनों के लिए 50-50% से अधिक स्थान आरक्षित है तो वहां ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश जो अभी आया था 2024 में, उसके अनुसार यदि एससी और एसटी एससी और एसटी, है ना, इन दोनों को मिलाकर के 50% से कम का आरक्षण दिया गया है, तो जो भी बची हुई जो सीट है उसमें से ओबीसी को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात पे मिलेगा। ठीक है, और यदि और हाँ, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा? 50%। जनसंख्या के आधार पर देखिए यहाँ पे आरक्षण के बारे में ये बात कहा गया है कि एससी और एसटी को मिलाकर के अगर 50% है ना, तो ओबीसी को कितना मिलेगा? मतलब ओबीसी को आरक्षण मिलेगा जनसंख्या के आधार पर, वो भी ज्यादा से ज्यादा कितना? 50%। ठीक है, और यदि एसटी और एससी को मिलाकर के पहले से ही 50% या उससे अधिक जो सीट आरक्षित हो चुकी है ना, तो ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे नोट पे दिया गया है उपर्युक्त आरक्षण प्रावधान पंचायत के सभी स्तर पर लागू होंगे। मतलब ये जो नियम है ये पंचायत के सभी स्तर, यानी कि ग्राम पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया और जिला पंचायत, इन तीनों स्तरों पर लागू होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है उप सरपंच या उपाध्यक्ष पद हेतु। यदि सरपंच जिला या जनपद अध्यक्ष एससी एसटी ओबीसी वर्ग से नहीं है तो उप सरपंच जिला या जनपद उपाध्यक्ष पर एससी एसटी ओबीसी वर्ग से निर्वाचन किया जाएगा। मतलब यदि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत, है ना, इनके अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष यानी कि या फिर सरपंच जो है वो एससी एसटी या ओबीसी वर्ग से नहीं चुने जाते हैं, तो वो उप सरपंच जो है वो उप सरपंच या उपाध्यक्ष, है ना, उसका पद अनिवार्य रूप से क्या होगा? एसटी का होगा। मतलब एससी एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए, मतलब ओबीसी वर्ग का कोई भी व्यक्ति, है ना, उसके लिए आरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, वो उनको दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे इसका ये कहना चाह रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि सभी वर्गों को पंचायत में प्रतिनिधित्व मिल सके, तो बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, एसटी एससी ओबीसी और फिर जनरल कोटा, मतलब जनरल जनरल मतलब अनरिजर्व। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे नोट में दिया गया है
73वें संविधान संशोधन के तहत केवल जनजाति अनुसूचित जाति को ही आरक्षण दिया जाता है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अतः इस पर राज्य सरकार चाहे तो आरक्षण में संशोधन कर सकती है। अतः छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में ओबीसी वर्ग के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब यहाँ पे ये है कि 73वां संविधान संशोधन के तहत एससी और एसटी के लिए आरक्षण की अनिवार्यता रखी गई है ना, क्योंकि उन्हीं के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है ना। और ये 73वां संविधान संशोधन जो है ये एसटी और एससी के लिए ही है ना, एसटी और एससी के लिए ये मतलब उनके आरक्षण के लिए ये बात कही गई है 73वें संविधान संशोधन में है। लेकिन ये जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है ना। तो इसमें राज्य सरकार जो है वो आरक्षण के लिए संशोधन कर सकती है। इसमें कोई राज्य सरकार जो है इसमें संशोधन अपनी तरफ से कर सकती है। इसके कारण क्या होता है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो राज्य स्तर पर ओबीसी के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, किया गया है मतलब। ठीक है। और अगला यहाँ पे कहा गया है पंचायती राज अधिनियम में संशोधन। पूर्व में प्रदेश में संभागायुक्त कार्यालय समाप्त किए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 का छत्तीसगढ़ पंचायत अपील तथा पुनरीक्षण नियम 1995 में कतिपय मामले में संभागायुक्त के स्थान पर संचालक पंचायत को अधिकार सौंपे गए थे। संभागायुक्त कार्यालय पुनः प्रारंभ होने के फलस्वरूप उक्त नियमों में संशोधन करते हुए संचालक पंचायत को सौंपे गए अधिकार संभागायुक्त को सौंप दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम एवं नियम में संशोधन हेतु राज्य स्तर पर विभागीय समिति गठित की गई है। समिति के प्रतिवेदन अनुसार पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि पंचायती राज अधिनियम पहले जो है राज्य में संभागायुक्त मौजूद थे, यानी कि संभागायुक्त मतलब राज्य में संगठित कार्यालय। ठीक है। संभाग में राज्य में संगठित कार्यालय। बाद में छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम आया। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 आया। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पंचायत एक सेकंड कहा गया है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 और छत्तीसगढ़ पंचायत अपील और पुनरीक्षण नियम 1995 ये दोनों आए है ना, अनुकूल और पुनरीक्षण। ठीक है। तो ये दोनों आए है ना। ये लागू होने के बाद जो संगठित कार्यालय है वो जो है ना वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए। ये संभागायुक्त कार्यालय यानी कि संगठित कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय यानी कि संगठित कार्यालय। तो ये जो दो नियम आए है ना, ये दोनों नियमों के आने के बाद ये जो है ये कार्यालय जो है वो समाप्त कर दिया गया। इनके स्थान पर क्या आया, संचालक पंचायत को अधिकारी बनाया गया, यानी कि ये वाला पॉइंट कहा गया पंचायत को सौंपे गए अधिकार संभागायुक्त को सौंपे गए। ठीक है। तो संचालक पंचायत को अधिकृत अधिकारी बनाया गया। ठीक है। संभाग आयुक्त को सौंप दिया गया, इसका मतलब वही है ना। जो ये नहीं कि कुल मिलाकर के पहले जो सभी फैसले जो थे वो संभागायुक्त कार्यालय द्वारा लिए जाते थे, है ना। लेकिन अब क्या है कि इसका कार्य कौन कर रहा है, संचालक पंचायत का। ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम एवं नियम में संशोधन हेतु राज्य स्तर पर विभागीय समिति गठित की गई है। यानी कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम और नियम है ना में जो भी संशोधन करने के लिए किए गए है ना, उनके सभी स्तरों पर विभागीय समितियां गठित की गई। ठीक है। तो समितियां समय समय पर पंचायती राज प्रणाली को कामकाज की क्या कहना समिति जो है वो कामकाज की समीक्षा करती है, यानी कि प्रतिवेदन। ठीक है। प्रतिवेदन देती है या फिर जो भी जरूरी बदलाव करने हैं उसकी सिफारिश करती है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है कि पंचायत को है ना, पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए या फिर लोकतांत्रिक बनाने के लिए है ना। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे ये
ये समिति बनाई गई है तो उसकी ये यहाँ पे उसका कोई ना कोई तो काम होगा, है ना? कि तो यहाँ पे उनका काम क्या होगा? समीक्षा करना। समीक्षा करना का मतलब देख रेख करना, या फिर एक तरह से क्या, अगर मान लीजिए वहां पे कोई बदलाव करने हैं पंचायत में, तो बदलाव करने के लिए, तो ये सारे काम कौन करती है? समिति करती है। ठीक है। तो क्यों करती है? कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि पंचायत को और अधिक प्रभावी बनाने, पंचायत व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए। ठीक है। तो चलिए, यहाँ जो भी था, ये पंचायती राज अधिनियम संशोधन में जो भी बातें थी वो कही गई थी, वो मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया है। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगला यहाँ पे प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अभी हमने पहला ही देखा था, पहले ही स्लाइड में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायतों में आरक्षण के बारे में कहा गया है 243 डी। अगला प्रश्न है यहाँ पे है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में आरक्षण के विषय में क्या सही है? चलिए देखते हैं क्या सही है। पूरे सारे ऑप्शन कथन जो है वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अभी देखा हमने, आरक्षण बिल्कुल जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से अधिक होता है, ये वाला कथन जो है वो गलत है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है, ये वाला कथन सही है। ठीक है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये कथन सही है। जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष के आधे स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये गलत है। जनपद और जिला पंचायतों में अध्यक्ष के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं, ये वाला कथन जो है वो सही है। आधे स्थान नहीं है, ये सभी स्थान जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो कौन कौन सा सही हो जाता है? 1, 3, 4 और 6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे पंचायतों के सम्मिलन यानी कि बैठक। ठीक है। तो इसमें पिछला पंचायतों में आरक्षण से ज्यादा सवाल नहीं थे, 2 ही सवाल थे। ठीक है। पंचायतों में सम्मिलन अब देखते हैं। विहित अधिकारी पंचायतों में पंचायतों के सम्मेलन में जो जो भी पॉइंट है, चलिए देखते हैं एक बार। उप सरपंच तथा जनपद या जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मेलन। सम्मेलन यानी कि बैठक, सभी को पता होगा, है ना? विहित विहित प्राधिकारी विहित प्राधिकारी कौन होता है? यानी कि ये अधिकारी जो है ना, ये अलग अलग जो भी स्तर है ना, उन स्तरों पर जो चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है, वो मतलब जिस अधिकारी की होती है उसी को विहित प्राधिकारी कहा गया है यहाँ पे। ठीक है। तो ग्राम पंचायत लेवल पर तहसीलदार पंचायत के आम निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र उप सरपंच के निर्वाचन के लिए निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा। ठीक है। और उसके बाद जनपद पंचायत के बारे में अनुविभागीय प्राधिकारी मतलब अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व विभाग का होगा, निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र ये अध्यक्ष और एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा। जिला पंचायत या अतिरिक्त कलेक्टर निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए निर्वाचित सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत है, वो ग्राम पंचायत में पंचायत चुनाव के बाद जो तहसीलदार है ना, और जो पंचायत के जो नव निर्वाचित सदस्य होंगे, है ना, उनका सम्मेलन बुलाएगा ताकि उप सरपंच का चुनाव जो है वो हो पाए। ठीक है। और जनपद पंचायत लेवल पर जो अधिकारी होता है, वो अनुविभागीय अधिकारी होता है राजस्व विभाग का, है ना। तो ये क्या करेगा, जिला स्तर पर
अ, हाँ, जिला स्तर पर ये सम्मेलन बुलाएगा ताकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है चुनाव हो पाए। और जिला पंचायत लेवल पर ये जनपद स्तर होगा जी। क्या बोल रही हूँ मैं, जनपद पंचायत है ना, ये अनुविभागीय अधिकारी है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि जनपद स्तर पर ब्लॉक लेवल पर बुलाएगा ना। और जिला पंचायत जिला पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर है ना, ये बैठक बुलाएगा जिला स्तर पर है ना, ताकि किसका अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव हो पाए। ठीक है। और फिर यहाँ पे चुनाव में प्रत्याशी मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के अनुसार जो भी नवनिर्वाचित सदस्य होंगे उनमें से ही उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो चुने जाएंगे। ठीक है। निर्वाचित सदस्यों में से यथास्थिति उप सरपंच, अध्यक्ष और एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। वो अपने में से ही चुने जाते हैं, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है। अगला यहाँ पे कहा गया है प्रथम सम्मेलन के बारे में। प्रथम सम्मेलन यानी कि प्रथम बैठक। प्रथम बैठक के बारे में कहा लिखा हुआ है, धारा 20, 27 और 34 में लिखा गया है। कब है ना, कब होगा प्रथम सम्मेलन? पंचायत का प्रथम सम्मेलन नाम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा। मतलब ग्राम पंचायत का पहला सम्मेलन जो होगा वो नाम प्रकाशित होने की तारीख के 30 दिन के भीतर ही आयोजित किया जाएगा। यानी कि जब चुनाव के बाद पंचायत के सदस्य है ना, सदस्यों की जो सूची है वो आधिकारिक रूप से प्रकाशित हो जाएगी है ना, उसके 1 महीने के अंदर ही पहला सम्मेलन होना जरूरी है। ठीक है। आहूतकर्ता मतलब कौन बुलाएगा ये सम्मेलन है ना, तो सम्मेलन बुलाने के लिए विविध अधिकारी निम्नानुसार है। कौन अधिकारी है जो कौन जो ये सम्मेलन बुलाएगा है ना, आहूत कौन करेगा? सम्मेलन बुलाने की जिम्मेदारी अलग अलग स्तर पर होती है ना, तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी होंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर कौन होगा? ग्राम सचिव होगा। जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का होगा। और जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। ठीक है। और इसमें विशेष बातें क्या है? पंचायत की इस प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है। यानी कि इस सम्मेलन के दिन से ही है ना, पंचायत का कार्यकाल जो है वो शुरू माना जाएगा। यानी कि इसी दिन से ही पंचायत का जो नवनिर्वाचित सदस्य है वो अपनी जिम्मेदारियां औपचारिक रूप से शुरू करेंगे। ठीक है। और इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, याद रखने लायक बात क्या है यहाँ पे, तो पूरा दिख भी नहीं रहा है। सरपंच का चुनाव लंबित होने पर निर्वाचित पंच प्रथम सम्मेलन में अपने में से एक सरपंच का निर्वाचन करेंगे, जो निर्वाचित सरपंच के पदभार ग्रहण करने तक सरपंच के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी पंचायत में यदि सरपंच का चुनाव किसी कारण से नहीं हो पाया है ना, तो प्रथम सम्मेलन की बैठक में जो वो एक तरह से कह दीजिए कोई भी सदस्य होगा या फिर वरिष्ठ सदस्य, जनरली वरिष्ठ सदस्य को ही चुना जाता है, वो अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में उसको नियुक्त किया जाएगा। और ये जो सदस्य होगा वो तब तक सरपंच का कार्यभार संभालेगा है ना, जब तक कोई भी मतलब जब तक विधिवत तरीके से है ना चुनाव ना हो जाए, या फिर नया सरपंच जो है वो ना चुना जाए। ठीक है। तो इसका जो पूरा विवरण है ना, ये सारी चीजें जो है वो कौन देखेगा? जो सदस्य जो चुना जाएगा है ना, पदभार ग्रहण करेगा, वो देखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहा गया है स्मरणीय तथ्य के रूप में। ठीक है। आई होप यहाँ पे ये वाला जो पेज था वो आप लोगों को समझ आया हो। अगला देखते हैं। अगला है प्रथम सम्मेलन बुलाने हेतु विहित अधिकारी। सेम एज इट इज है ना, कि विहित अधिकारी का मतलब वो अधिकारी जो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदारी लेता है, जो जिम्मेदार होता है वो है ना। यहाँ पे बैठक बुलाने के लिए भी जो अधिकारी होगा वो कौन अधिकारी होगा, कौन सा अधिकारी होगा, वो यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ था जो भी है ना। यहाँ पे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत फ्लो चार्ट में कहा गया है, मतलब फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो विहित अधिकारी होगा ग्राम पंचायत का कौन? सचिव। और जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जो जनपद पंचायत का होगा, और जिला पंचायत में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जिला पंचायत के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कहा गया है सामान्य सम्मेलन। जो सामान्य सम्मेलन होगा, ठीक है, सामान्य सम्मेलन के बारे में क्या कहा गया है, वो कब होगा? प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बुलाएगा। तो प्रथम सामान्य सम्मेलन जो है वो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित होना जरूरी है ना? हर महीने कम से कम एक बार पंचायत का जो सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। आहूतकर्ता यानी कि कौन बुलाएगा सम्मेलन? ग्राम पंचायत का सरपंच। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो सरपंच है वो सामान्य सम्मेलन बुलाएगा। और जनपद पंचायत के लेवल पर जनपद पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन बुलाएगा। और जिला पंचायत लेवल पर जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो सम्मेलन बुलाएगा। आहूतकर्ता की असफलता पर, मान लीजिए कि अ, मतलब अ, अगर बैठक ना बुला पाए या फिर उसकी असफलता है ना, तो क्या होगा? ठीक है, तो यदि आहूतकर्ता किसी माह सम्मेलन बुलाने में असफल रहता है तो निम्नानुसार प्रशासनिक अधिकारी पिछले सम्मेलन की तारीख के 25 दिन समाप्त होते ही सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की असफलता पर, है ना, सचिव जो है वो ये जो है ना ये विहित अधिकारी हैं। ठीक है, और ये तो मतलब भाई ये लोग तो जनता द्वारा चुने गए हैं, सरपंच अध्यक्ष ये सब, ये है ना, ये हालांकि ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं इनके, है ना, लेकिन ये जो है ये जन सेवक है और ये लोक सेवक है ना, ये जन सेवक है और ये लोक सेवक है ना, तो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच की असफलता पर सचिव जो है वो ग्राम पंचायत अ, के सम्मेलन की सूचना देगा। ठीक है, और जनपद पंचायत में अध्यक्ष की असफलता पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का, और जिला पंचायत लेवल पर अध्यक्ष की असफलता पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आहूतकर्ता यानी कि जो सम्मेलन बुलाने वाला अ, अधिकारी होगा, है ना, वो किसी कारण से बैठक नहीं बुला पाता तो प्रशासनिक अधिकारी स्वयं ही बैठक की जो सूचना है वो 25 दिन के, है ना, 25 दिन समाप्त होते ही, है ना, 25 दिन समाप्त होते ही जो सूचना है, बैठक की जो सूचना है वो जारी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दायित्व, है ना, जिम्मेदारी, सरपंच या जनपद अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष यदि लगातार 3 बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वह धारा 40 के तहत पद से हटाने के लिए दायित्वाधीन होगा। क्लियरली यहाँ पे क्लियरली सेंटेंस में कहा गया है कि अगर सरपंच या जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार 3 बैठक बुलाने में असफल रहता है ना, तो धारा 40 के तहत उसको पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ना? विशेष सम्मेलन क्या है ना, यहाँ पे विशेष सम्मेलन तब बुलाया जाता है ना, जब पंचायत के अधिकांश सदस्य, है ना, इसको आवश्यक मानते हैं, तब विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। मांग कौन करता है? पंचायत के 50% से अधिक सदस्यों की लिखित मांग पर, है ना। अगर पंचायत में 50% से अधिक सदस्य लिखित रूप से मांग कर रहे हैं तो विशेष सम्मेलन, विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। कब? 7 दिन के भीतर मांग प्राप्त होने के। इसकी जो सीमा जो है, समय सीमा, विशेष सम्मेलन की मांग प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर ये जो बैठक है, विशेष बैठक, ये आयोजित की जाएगी। बैठक से 3 दिन यहाँ पे लिखा हुआ है, बैठक से 3 दिन पूर्व इसकी सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, आवश्यक है। बैठक आहूतकर्ता यानी कि कौन बुलाएगा? सर सरपंच ग्राम में, और जनपद अध्यक्ष जनपद में, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो जिला पंचायत में। ऐसी मांग पर सम्मेलन बुलाने में असफल रहते हैं तो सदस्य स्वयं ही सम्मेलन बुला सकेंगे। तब ग्राम में पंचायत का सचिव, जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। सेम वैसे ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, है ना। अगर
बैठक आहूत कौन है, मतलब कौन बुलाएगा? अगर सरपंच या फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष ये सम्मेलन बुलाने में असफल रहते हैं, तो सम्मेलन जो वहाँ के जो भी सदस्य होंगे, है ना, वो सदस्य स्वयं ही अपना ये बैठक बुला सकते हैं। और उसमें जो है ग्राम पंचायत का सचिव, जनपद पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिला पंचायत में भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस सम्मेलन की सूचना जारी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सम्मेलन में कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति, है ना, ये कोरम की संख्या के बारे में यहाँ पे कहा गया है ना, कोरम कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के बैठक में कोरम उस समय के पंचायत के कुल सदस्यों से आधे से होगी। जिला या जनपद पंचायत के बैठक में कोरम तत्समय के पंचायत के कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा। यानी कि अ, ग्राम पंचायत में बैठक में उपस्थित सदस्यों की जो संख्या है वो कुल सदस्यों के आधे से कम यानी कि 50%, है ना, 50% से कम नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। और जनपद और जिला पंचायत, है ना, जिला पंचायत की बैठक में जो है वो कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्यों का एक तिहाई, ये ग्राम पंचायत के बारे में आधे से होगी यानी कि कुल सदस्यों की आधे से अधिक होगी, आधे से होगी यानी कि 50%। और जिला और जनपद पंचायत में एक तिहाई, है ना, एक तिहाई कुल सदस्यों का एक तिहाई उपस्थित रहना जो है वो अनिवार्य है ना। और कोरम पूरा न होने पर पीठासीन प्राधिकारी सम्मेलन को आगे की किसी तारीख और समय के लिए स्थगित करेगा। अगर कोरम पूरा नहीं होता है, मतलब ये जो 50% और एक तिहाई, है ना, ग्राम पंचायत में 50%, कुल सदस्यों का 50%, ठीक है, कुल सदस्यों का आधा मतलब 50%, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और जिला पंचायत और जनपद पंचायत में एक तिहाई, कुल सदस्यों का एक तिहाई, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसी गण पूर्ति नहीं होती है ना, ऐसी गणपूर्ति नहीं होती है, तो वहां का जो भी पीठासीन अधिकारी जो होगा, यानी कि अ, बैठक संचालित करने वाला जो अधिकारी होगा, है ना, वो किसी और तारीख के लिए, है ना, और वो मतलब और किसी तारीख के लिए वो बैठक और समय, है ना, दोनों स्थगित कर सकता है। मतलब स्थगित बैठक में कोरम की जो यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे कहा गया है स्थगित सम्मेलन में कोरम, स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, पर कोई नया विषय विचार के लिए नहीं लाया जाएगा। मतलब स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं है, गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस बैठक में कोई नया 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 नियम या फिर नया विषय, नया टॉपिक जो भी होगा वो नए मुद्दे पर बात नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला है यहाँ पे पंचायत सम्मेलन में गणपूर्ति या कोरम हेतु न्यूनतम संख्या, है ना, इसके यहाँ पे न्यूनतम संख्या गणपूर्ति के बारे में कहा गया है। जिला पंचायत में एक तिहाई, यहाँ पे कुल संख्या का ना, यानी कि कुल सदस्यों की, मतलब कुल सदस्यों की आवश्यक उपस्थिति, यानी कि कुल संख्या का, है ना, कुल सदस्यों का, तो एक तिहाई कुल सदस्यों का एक तिहाई जिला पंचायत पे लेवल पे, है ना। और यहाँ पे महिलाओं वाला ऐसा कुछ वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और जनपद पंचायत पे एक तिहाई, ये भी कुल सदस्यों का एक तिहाई, महिलाओं के लिए भी ये लागू नहीं होता है। और ग्राम पंचायत पे 50%, यानी कि कुल सदस्यों का 50%, इसमें भी महिलाओं की अनिवार्य उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। और ग्राम सभा यहाँ पे 1/10 भाग यानी कि 10%, है ना, 1/10 भाग कुल सदस्यों का 1/10 भाग यानी कि 10%। और उपस्थित सदस्यों का यहाँ पे जो है ये जो भी सदस्य, जो उपस्थित सदस्यों का 1/3 महिलाएं होना जरूरी है। कहाँ पे? ग्राम सभा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सम्मेलन में मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार केवल निर्वाचित सदस्यों को सम्मेलन में मत देने का अधिकार होगा। मतलब पंचायत सम्मेलन में केवल निर्वाचित सदस्य जो हैं वो मत दे सकते हैं। आम जनता का या कोई और व्यक्ति जो है सम्मेलन में वोट नहीं दे सकता।
अगला यहाँ पे विधायक द्वारा प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान। विधायक यदि बीमारी या किसी अन्य कारण से जिला पंचायत या जनपद पंचायत के सम्मेलन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो सम्मेलन में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम्मेलन में उपस्थित होने के क्या लिखा है, देख लेती हूँ एक बार। असमर्थ है तो सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपने प्राधिकारी को नाम निर्देशित कर सकेगा। सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि को नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि यदि कोई विधायक जो है वो किसी कारणवश या बीमारी या कोई और कारण से पंचायत के सम्मेलन में या बैठक में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने स्थान पर कोई अपना प्रतिनिधि या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी कह सकते हैं, उसका नाम भेज सकता है, उसको भेज सकता है ना, उसका नाम निर्देशित कर सकता है। और ये प्रावधान जो है जिला पंचायत और जनपद पंचायत सम्मेलन में ही लागू होगा। जिला पंचायत या जनपद पंचायत, है ना, इसके सम्मेलन में ही ये जो है प्रावधान जो है वो लागू होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, आई होप जो थ्योरी हमने करी, है ना, हमने जो देखा वो आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी थी, ये क्या हो गया, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है ना, समझाने की। बाकी जो भी अगर गलतियां मुझसे हुई होगी तो मुझे बताइएगा। बाकी ये प्रश्न देख लेते हैं आज का। गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? जिला पंचायत की गणपूर्ति जिला पंचायत के गणपूर्ति 1/3 1/3 सदस्यों से होती है। ये सही है, देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने। जनपद पंचायत की गणपूर्ति 1/3 सदस्यों से होती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति 1/4, नहीं, ये आधा होती है ना, यानी कि 50%। और ये वाला गलत होता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति 1/4 होती है, 1/10 होती है ग्राम सभा की, है ना, अभी देखा हमने। तो ये वाला कथन भी गलत होता है। तो 1 और 2 सही है इसका, 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पे दिया हुआ है व्याख्या। ठीक है, गणपूर्ति के बारे में दिया हुआ है। जिला पंचायत में 1/3, जनपद पंचायत में 1/3, ग्राम पंचायत में आधा, और ग्राम पंचायत में 1/10। और इसके अलावा हमने क्या देखा था, महिलाओं की उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? 1/3। ठीक है, अगला देखते हैं क्या सही है। चलिए देखते हैं क्या सही है। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में हो, पेड़ की छांव में भी हो जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये कथन भी गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये सही है। ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, ये वाला कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 5। अगला देखते हैं। एक तो प्रश्न इतना बड़ा बड़ा है ना, तो एक स्क्रीन में आती नहीं है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में सही क्या है? चलिए देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। इसमें आधा प्रश्न है, आधा प्रश्न हम अगले उसमें देखेंगे स्लाइड में। ठीक है, पढ़ते जाते हैं, पहले इसमें क्या सही है वो देखते चलते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3, तो ये पहला वाला कथन जो है तो ये गलत होता है। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 है, ये बिल्कुल सही है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3, तो ये वाला कथन जो है ये भी सही है। ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%, ग्राम पंचायत का नहीं, हाँ ग्राम पंचायत का ये एक बड़ा, अभी देखा हमने, है ना, ग्राम पंचायत की गणपूर्ति
ग्राम पंचायत की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50% होता है ना, आधा। ठीक है, ये वाला कथन भी जो है सही होता है। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%, ये वाला तो कथन गलत है ना। इधर इस स्लाइड में 2, 3 और 4 सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%, ये वाला कथन तो गलत है, अभी देखा हमने। ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3, नहीं, अभी देखा हमने 1/2 है ना, आधा। ये वाला कथन भी गलत होता है। जनपद पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 भी, ये भी गलत है। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3, ये भी गलत है। तो पहला स्लाइड में हमने क्या देखा था, 1, 2, 3, सॉरी, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो रहा है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, पंचायती राज निकाय में गणपूर्ति की संख्या। ठीक है, ग्राम सभा कुल सदस्य का 1/10, अनुसूचित क्षेत्रों में कुल सदस्य संख्या 1/3, ग्राम पंचायत में कुल सदस्य संख्या का 1/2 हिस्सा, और जनपद पंचायत में कुल सदस्य संख्या का 1/3, और जिला पंचायत में कुल सदस्य संख्या का 1/3। ये बहुत बार हमने देख लिया। ठीक है, और जो भी था यहाँ पे, जो भी था स्लाइड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है आज का। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी आपको। ठीक है, मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, मेरा फोटे नहीं है फिर भी, है ना, और जितना मुझे समझ में आता है उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा, देखिए मेरा पर्पस पढ़ाना नहीं है, पढ़ा तो कोई भी सकता है ना, पढ़ाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझा पाना, पढ़ के समझाना, समझना, और इससे हम कुछ नया सीख पाए, है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो पढ़ा तो कोई भी सकता है ना, पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है ना, समझा पाना इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं ये टच नहीं कर रही थी थ्योरी पार्ट, है ना, क्योंकि मैं क्या पता समझा पाऊंगी नहीं समझा पाऊंगी, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर इस वीडियो में आपको लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं थ्योरी पार्ट, है ना, तो मैं करूंगी, अदरवाइज क्योंकि मेरा फोटे नहीं है तो मैं जबरदस्ती इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगी, है ना। तो मैं देखूंगी कुछ दिन थ्योरी वाला पार्ट भी इसमें ऐड, मतलब वीडियो डाल करके। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर नहीं, अगर मुझे लगता है कि कोई इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है तो हम मैं फिर मैं नहीं करूंगी इसको कंटिन्यू, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।